तो वेज एंड डैश वाले पार्ट में जो डैश है वो प्लेन के इनसाइड जा रहा है, जो वेज है वो प्लेन के आउटसाइड आ रहा है, या फिर ऐसा बोलो डैश वेज जो है वो प्लेन के अंदर जा रहा है, सॉलिड वेज जो है वो प्लेन के बाहर आ रहा है, सॉलिड लाइन जो है वो प्लेन पे है। इनसे अटैच चारों ग्रुप्स अगर डिफरेंट हो गए तो एसिमेट्रिक कार्बन या पैरेलल कार्बन हो जाएगा और उस पर एस्टेरिक का मार्क रहेगा। इसी चीज को हम फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर सकते हैं। फिशर प्रोजेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हम लोग ऐसा सोचते हैं जो ऑब्जर्वर यहाँ पे उसके तरफ आ रहे हैं ये, और जो वर्टिकल लाइन है वो उससे दूर जा रहे हैं। पैरेलल कार्बन अगेन इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होगा उस पर प्लेस करेंगे। देन इनैंशोमर क्या हो गया, एक कंपाउंड बनाया जिसमें एसिमेट्रिक एटम एटलीस्ट एक है और उसके इमेजेस को बनाया। अगर ये दोनों इमेजेस एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं है देन दे विल बी कॉल्ड एनएंशियोमर्स। सुपर इम्पोजेबल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं होंगे, फिर तो वहां ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगा, वो आइडेंटिकल हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कंपाउंड है वो एक दूसरे के इमेजेस ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो अगर कंपाउंड एक दूसरे के इमेजेस नहीं होंगे दैट केस दे विल बी कॉल्ड डायस्टीरियोमर्स। Isomers which do not bear mirror image relationship. जैसे एग्जांपल के लिए कंपाउंड लेते हैं, मान लो इस कंपाउंड को लिया, तो पहले तो इस कंपाउंड को देख लो, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, ठीक है। और इस पे अटैच 1 2 3 और ये पूरा 4, चारों डिफरेंट है। सेम यहाँ पे ये और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, तो ये दोनों ही एसिमेट्रिक हो गए, सेंटर्स पैरेलल सेंटर हो गए। फिर इसके इमेज को बनाएंगे, तो CH3 C2H5 एज इट इज रहा, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये आ गया। तो ये दोनों एक दूसरे की इमेज हैं, बट क्या इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो इम्पोज करेगा, नहीं कर पा रहा है, तो ये दोनों एनएंशियोमर हो गए। लेट इट बी 1 एंड 2। दूसरा एक वे क्या हो सकता है, दोनों क्लोरीन अपोजिट भी तो हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी भी है। और इसका इमेज भी बना सकते हो, तो Cl H H Cl CH3 C2H5, लेट इट बी 3 और ये हो गया 4। अब अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखो तो इम्पोज कर रहा है क्या, तो भी इम्पोज नहीं कर पा रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के एनएंशियोमर्स हुए, ये दोनों एक दूसरे के एनएंशियोमर्स हुए, फॉर्मूला तो सेम ही है सबका, तो आइसोमर तो ये चारों ही है एक दूसरे के। लेकिन अगर हम लोग 1 को 3 से कंपेयर करें या 1 को 4 से कंपेयर करें तो क्या इन दोनों के बीच में मिरर इमेज वाला कोरिलेशन है, इमेज में नहीं है। सो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर बट दे डू नॉट बियर मिरर इमेज रिलेशनशिप, तो इनको क्या बोलोगे, डायस्टीरियोमर। So 1 and 2, 3 and 4 are enantiomer. 1, 3, 1, 4, 2, 3 and 2, 4 are diastereomers. तो बहुत बार एग्जाम में ऐसा भी आता है कि आइडेंटिफाई करके बताओ कि जो कंपाउंड्स दिख रहे हैं तुम्हें वो एनएंशियोमर है, डायस्टीरियोमर से या कुछ और है। ये हो गया ना, इसको ड्रॉ कर लो, पॉइंट्स लिख लो।
इसमें एक और केस आएगा फिर, अगर मान लो कि ऐसा कोई कंपाउंड है और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे मान लो दो Cl होता है, CH3 HH। अब अगर इस कार्बन को देखो तो क्लोरीन, मिथाइल, हाइड्रोजन और ये क्लोरोमिथाइल, ये डिफरेंट ग्रुप है, क्लोरोइथाइल। और इसको भी चेक करोगे तो क्लोरीन, हाइड्रोजन, CH3 और ये पूरा डिफरेंट ग्रुप है, तो दोनों एसिमेट्रिक एटम्स अभी भी हैं। दो काइरल कार्बन है इस कंपाउंड में, लेकिन इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने से क्या होगा कि जो भी चेंज ये हाफ लेके आएगा वो ये हाफ उस चेंज को हटा देगा। सो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मीसो कंपाउंड, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो ये और इसका इमेज, उनको दो अलग अलग कंपाउंड नहीं काउंट करते, और ये एक ही कंपाउंड है क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इनमें ऑप्टिकल एक्टिविटी था तो इनको दो अलग कंपाउंड काउंट करेंगे। तो कायरल एटम सिर्फ होने से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा ऐसा नहीं है। तुम्हें चेक करना है कि वहां पे जो प्लेन बना, क्या प्लेन उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो गया। तो ये भी एक केस हो सकता है।
फिशर प्रोजेक्शन इसका ड्रॉ करने का ट्राई करो, जो रूल लिखा हो उसके बेसिस पे। तो फिशर प्रोजेक्शन में जो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन है उसको हम लोग टॉप पे प्लेस करते हैं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को वर्टिकली अलाइन करेंगे और एसिमेट्रिक एटम इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे प्लेस करेंगे। तो जो एग्जांपल दिया है उसको करके देखिए। तो देखो इसका जब ड्रॉ करोगे तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन इसमें कौन हुआ? CHO वाला ग्रुप है, और ये एसिमेट्रिक कार्बन है इसका, तो CHO, OH, H और CH3। एक तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, या फिर इसका इमेज बना सकते हैं। तो दो पॉसिबिलिटी आ गई, मतलब इसके दो आइसोमर्स हो जाएंगे, एक D फॉर्म होगा और एक L फॉर्म होगा। बट सिर्फ स्ट्रक्चर देख के तुम नहीं बता सकते हो कि इन दोनों में से D फॉर्म कौन सा और L फॉर्म कौन सा है। फॉर दैट यू हैव टू डू द एक्सपेरिमेंट। कॉन्फ़िगरेशन यू कैन से कि R फॉर्म है, S फॉर्म है, वो निकाल सकते हैं, बट D और L नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ता है। तो नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने के फॉर्मूलाज भी हैं कुछ, उससे कर लेंगे। लिख लो।
नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स अगर निकालना है तो फर्स्ट when molecule do not possess any symmetry, the number of BNL forms is equal to 2 to the power n, where n is equal to number of chiral carbons. Number of mesoform is equal to 0. So total number of stereoisomers is equal to 2 to the power n plus 0, that is 2 to the power n. जैसे एग्जांपल के लिए कंपाउंड लेते हैं 2,3 डाइब्रोमोपेंटीन। यार मान लो इस कंपाउंड को लिया हमने 2,3 डाइब्रोमोपेंटीन लिया, तो पहले इसको प्लेस कर दो। पेंटीन में तो 5 कार्बन आ गए और 2 और 3 पे हम लोगों ने 2 ब्रोमीन अटैच कर दिए। तो इस कार्बन को अगर चेक करो, इसके पास 3 हाइड्रोजन आ गए, एसिमेट्रिक नहीं है। इस कार्बन के पास ब्रोमीन, हाइड्रोजन, मिथाइल और ये पूरा ग्रुप, ये एसिमेट्रिक हो गया। इसके ऊपर ब्रोमीन, मिथाइल, हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप, ये भी एसिमेट्रिक हो गया। इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन, 2 एसिमेट्रिक एटम्स हैं। क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है? कहीं से 2 इक्वल हाफ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसमें नंबर ऑफ आइसोमर्स या नंबर ऑफ डीएनएल फॉर्म्स या ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स is equal to 2 to the power 2, that will be equal to 4। इसके 4 आइसोमर्स होंगे। तो अगर ये कंपाउंड कहीं पे बना तो तुम्हें उसके लिए 4 काउंट करना है, एक काउंट नहीं करना है। अब इसको ड्रॉ कैसे करोगे? तो CH3 ब्रोमीन ब्रोमीन and then C2H5। एक पॉसिबिलिटी ये हुआ, ये बनाया तो इसका इमेज बनाएंगे फिर CH3 C2H5 ब्रोमीन ब्रोमीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन सुपर इम्पोजिबल है दोनों, उठा के रखो उस पे, नहीं है तो एनेंटियोमर्स हो गए। नेक्स्ट इसका बना सकते हैं कि ब्रोमीन अपोजिट रहे एक दूसरे के, CH3 C2H5 CH3 C2H5 ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर इम्पोजिबल नहीं है। तो टोटल जो 4 आइसोमर्स वहां पे लिखे हम लोगों ने वो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। वो हर बार ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो बहुत सारे एटम्स होंगे तो फॉर्मूला फिर यूज कर पाओगे। जहां ड्रॉ कर सकते वहां ड्रॉ करेंगे। तो इन चारों कंपाउंड का नेम तो वही है, सेम नेम है, आईयूपीएसी नेम तो ले जाएगा, 2,3 डाइब्रोमोपेंटीन ही होगा। और डी और एल फॉर्म में भी तुम दो ही लिख सकते हो, प्लस माइनस। तो 2 आइसोमर्स तो बन नहीं रहे, आइसोमर्स बन रहे 4। तो कॉन्फ़िगरेशन हर एसिमेट्रिक एटम पे अलग अलग स्टेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसिमेट्रिक एटम जो है दैट इज 2 and 3। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने का वे होता है आरएस फॉर्म होता है। तुम ऐसा लिख सकते हो 2r 3r 2s 3s 2r 3s एंड 2s 3r। अब 4 कॉम्बिनेशंस बन गए, तो इससे चारों डिफरेंट ही ये पता चल पाएगा। तो एडवांस के सिलेबस में अगेन ये लिखा हुआ है आरएस एक्सक्लूडेड, बट अगर तुम आरएस नहीं पढ़ते तो फिर इनको इंटरप्रेट नहीं कर पाते, और ये आते हैं। तो मतलब उसके बिना इसको इंटरप्रेट करना इजी नहीं, तो वो आना ही चाहिए, इजी है। अब एग्जाम में क्या आ जाता है कि जैसे उन्होंने मान लो इसमें से कुछ भी 2 फॉर्म दे दिया और ये पूछा ये आइडेंटिकल है या आइसोमर्स है या स्टीरियो आइसोमर्स है, ऐसा बताओ।
तो वो चीजें फिर चेक करने के लिए वो थोड़ा सा रिक्वायर्ड है रिस्पॉन्ड, तो पूरा ही कर देंगे, छोड़ दिया। ये काम चल रहा है तो अलग से सिस्टम नहीं काम करेंगे। नहीं, सिस्टम तो वो स्पेशल केसेस साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो उसमें रहेगा फिर, या फिर डबल बॉन्ड है तो उसमें रहेगा। बट ये तो ऐसे अब बॉन्ड भी हो सकता है जहाँ पे वो नहीं है। अगर डबल बॉन्ड होता तो फिर वो भी अलग से। हाँ, डिपेंड करता है, देखेंगे उसको इम्प्रूव करके भी ऑप्शन है, जो आते हैं वो करते हैं। चाइना में कुछ होटल्स हैं, मतलब जो सिर्फ ई स्पोर्ट्स के लिए होते हैं। तुम्हें ई स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, यू कैन गो एंड बुक, तुम बोल सकते हो कि भाई हमको उसकी बात नहीं है, डिस्टर्ब मत करो, बस खाना वाना ऑर्डर किया वो आ जाएगा। तो रिसेंटली एक गेमर था, वो 2 साल के बाद एक रूम से वो बाहर निकला, चेकआउट किया, तो उसके रूम में डम यार्ड इतना ऊंचा बन चुका था, जितने टायर्स थे सब वो उधर डाल रहा था, रूम फिल हो चुका था पूरा। उसके बाद वो निकला वहां से बाहर, पूरा उधर दिखा रहे थे, सब प्लास्टिक में बांध के उधर ही डाल रहा है, उसी में बैठ रहा है बेचारा।
ये हो गया सबका। सेकंड केस देख सकते हैं जहां पे सिमेट्री हो, और सिमेट्री जब होगा तो फिर वहां पे स्टीरियो सेंटर कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स, दैट आल्सो वी हैव टू चेक। तो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर या तो इवन नंबर हो सकता है या ऑड नंबर हो सकता है, तो दोनों के लिए डिफरेंट वे में चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड केस में when the molecule has symmetry, इसका फर्स्ट केस ले लो, नंबर ऑफ chiral carbon is even, the number of DNL forms is equal to 2 to the power n minus 1, and number of mesoform is equal to 2 to the power n by 2 minus 1. Total number of stereoisomers is equal to 2 to the power n minus 1 plus 2 to the power n by 2 minus 1, where n is equal to number of chiral carbon. ये दे सकते हैं, एग्जाम्पल चेक करके देखते हैं। मान लो ब्यूटान 2,3 डायॉल लिया, तो इसमें ये कार्बन एसिमेट्रिक है और ये कार्बन एसिमेट्रिक है, इन पे चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, इसमें तीन हाइड्रोजन, ये एसिमेट्रिक नहीं होगा। सो ब्यूटेन 2,3 डायॉल, तो फॉर्मूला वाइज अगर जाओ, सो नंबर ऑफ डीएल फॉर्म्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 minus 1, तो ये 2 हो गया, एंड नंबर ऑफ मेसोफॉर्म 2 to the power 2 upon 2 minus 1, so 1 minus 1 2 to the power 0, that is equal to 1. तो मेसोफॉर्म 1 और डीएल और एल फॉर्म्स 2, तो टोटल आइसोमर्स इसके मिलेंगे 3। ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई भी नहीं है, तो फिर इसका इमेज बनाते हैं। इमेज बनाया और इन दोनों को उठा के एक दूसरे के ऊपर रखा, अगर तो इंपोज नहीं कर पा रहा, तो ये दोनों एंटियोमर्स हो गए। और नेक्स्ट जो इसका बना सकते हो, दोनों एज को सेम साइड पे रखो और दोनों एज को सेम साइड पे रखो, बट यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकता है, यूएस आ गया, तो सिमेट्री जैसी आ गई फिर इमेज नहीं बनाना है तुम्हें। तो 1 2 और ये तीसरा स्ट्रक्चर, तो डी और एल फॉर्म ये हो जाएंगे, मेसो फॉर्म ये हो जाएगा। एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स नहीं देंगे, 4 5 पे ही प्ले करेंगे, बट उतना तुम्हें ड्रॉ करके आना चाहिए। तो देखते हैं, chiral कार्बन एटम का नंबर अगर अपने पास ऑड है और प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट हो रहा है, वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एटम्स के बीच से भी पास कर सकता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि एटम के बीच से पास नहीं कर पाएगा।
number of D and L forms is equal to 2 to the power n minus 1 minus 2 to the power n minus 1 by 2. And number of mesoform is equal to 2 to the power n minus 1 by 2. So example के लिए CH2OH इसमें ये तीनों एसिमेट्रिक एटम्स हैं, चारों डिफरेंट है, और यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास हो सकता है, ये दो इक्वल हाफ है, ये दो इक्वल हाफ है। तो अब इसमें जब चेक करोगे तो नंबर ऑफ डी एन एल फॉर्म्स इज इक्वल टू 2 to the power 3 minus 1 minus of 2 to the power 3 minus 1 by 2. So 2 के पावर में 2 4 and 4 minus 2, that is 2. And number of mesoform is equal to 2 to the power 3 minus 1 by 2, that is 2. तो mesoform बेस का 2 बना और D और L फॉर्म बेस का 2 बना, तो 4 बनेंगे इसमें आइसोटोप्स। क्वेश्चन एक्चुअली कैसे आते हैं वो देखते हैं, ये लिख लो पहले। क्वेश्चंस में क्या होगा, अगर कहीं पे मोनोक्लोरिनेशन या डाइक्लोरिनेशन रहा तो मोनोक्लोरिनेशन लिखा है, दैट मींस एक हाइड्रोजन हटाना है, एक क्लोरीन अटैच करना है। डाइक्लोरिनेशन का मतलब दो हाइड्रोजन हटाना है, दो क्लोरीन अटैच करना है। तो वैसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाओगे और फिर स्टीरियो आइसोमर्स चेक करोगे। जेई के क्वेश्चन में सिर्फ ये रहा हाउ मेनी नंबर ऑफ आइसोमर्स आर पॉसिबल, दोनों इंक्लूड करेंगे, स्ट्रक्चरल भी और स्टीरियो भी। इस एग्जांपल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं लोग, how many isomers are possible upon monochlorination of N-butane। तो इसका मतलब हुआ कि N-ब्यूटेन में एट ए टाइम तुमने एक हाइड्रोजन हटाया और एक क्लोरीन अटैच किया, तो ऐसे कितने आइसोमर्स हो सकते हैं? पहले स्ट्रक्चरल बनाओ और फिर उसमें स्टीरियो पॉसिबल होंगे तो उसको इंक्लूड करो, इन टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स बताओ। N-ब्यूटेन ऐसा हो गया, राइट। अब इसमें तुम्हें एक क्लोरीन अटैच करना है, तो 1 पे कर सकते हो, दिस इज 1 क्लोरोब्यूटेन, या फिर तुम सेकंड पे कर सकते हो 2 क्लोरोब्यूटेन। दो पॉसिबिलिटीज है। अब स्ट्रक्चर जब बन गया फिर स्टीरियो आइसोमरिज्म इसमें चेक करो। तो पहले वाले केस में दो हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, कोई भी एसिमेट्रिक एटम नहीं है, एसिमेट्रिक नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, तो इसके लिए एक ही आइसोमर काउंट होगा। इसमें जब जाओगे तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, इस पे 2 और इस पे 3, बट इस कार्बन पे हाइड्रोजन, क्लोरीन, मिथाइल, इथाइल, चारों डिफरेंट ग्रुप है, चारों डिफरेंट है, तो ये एसिमेट्रिक हो गया। अगर एक ही एसिमेट्रिक एटम है तो दो आइसोमर्स बनेंगे, मल्टीपल होते तो फिर चेक करते जो इक्वेशन थे उससे। तो यहाँ पे इसके लिए दो आइसोमर्स बनेंगे। तो 2 क्लोरोब्यूटेन के दो टाइप्स हो सकते हैं, एक हो सकता है +2 क्लोरोब्यूटेन और दूसरा हो सकता है -2 क्लोरोब्यूटेन। इन दोनों का इक्वल अमाउंट होता है, दैट विल बी कॉल्ड रेस्पेक्टिव मिक्सचर, उसको ऐसा बोलते हैं। तो टोटल अपने पास कितने आइसोमर्स बने? 2 + 1 3 आइसोमर्स, तो नंबर आइसोमर्स विल बी 3। अगर उन्होंने नहीं लिखा है कि स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करना है, सिर्फ लिखा है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे, तो भी तुम्हें स्टीरियो आइसोमर इंक्लूड करना है। अगर ये लिखा कि ओनली स्ट्रक्चरल और एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तब नहीं काउंट करोगे बस। प्लस माइनस के लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर नहीं, एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। प्लस माइनस तुम देख के नहीं बता सकते।
मतलब वो दोनों अलग होंगे, बस इतना बढ़ता है, बट उसमें से प्लस कौन सा 8 है, कौन सा बोल सकते हैं? हाँ, तुमने एक्सपेरिमेंट किया, पता चल गया, उसके बाद बोल सकते हो, बट देख के नहीं बता पाओगे ऐसे। नेक्स्ट फिर देखते हैं इसमें। How many isomers are possible with molecular formula C5H11Cl? अब इसमें सिर्फ फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला सिर्फ दिया है तो कार्बन चेन के जितने टाइप हो सकते हैं सब लेने पड़ेंगे। तो 5 कार्बन के चेन के टाइप्स पहले बनाएंगे, फिर उन चेन के टाइप्स में एक एक क्लोरीन हर बार अटैच करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर बना, फिर स्ट्रक्चरल में स्टीरियो आइसोमर चेक करेंगे बाद। C5H11Cl, तो 5 कार्बन एटम्स अपने पास, इसका एक चेन का टाइप ये बना, दूसरे में 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में एक ब्रांच हो सकता है, और तीसरे में 3 कार्बन और 2 ब्रांचेस हो सकते हैं। अब तुम्हें क्लोरीन एक एक ऐड करना है, तो पहला क्लोरीन यहाँ पे ऐड किया, दिस इज 1 क्लोरोपेंटीन, फिर सेकंड पे ऐड कर सकते हैं 2 क्लोरोपेंटीन, देन 3 क्लोरोपेंटीन, यहाँ पे 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, टू क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, टू क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, एंड 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट इसमें किसी भी एक पे अटैच कर सकते हो, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इतने मैंने सबके। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में कहां पे स्टीरियो आइसोमर हो सकता है वो देखते हैं। तो पहले वाले केस में 2 हाइड्रोजन, 2 2 2 और 3, तो कोई भी एसिमेट्रिक नहीं है, एक ही आइसोमर होगा। इस वाले केस में जाओगे तो ये कार्बन एसिमेट्रिक हो गया, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये डिफरेंट, इसके 2 आइसोमर्स काउंट होंगे। इसमें आओगे तो 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और इस पर 2 इथाइल, कोई एसिमेट्रिक नहीं है, एक ही आइसोमर होगा। नेक्स्ट वाले में जब आएंगे तो यहाँ पे ये कार्बन एसिमेट्रिक है, ये बहुत बार स्किप हो जाता है अपने से, इथाइल, मिथाइल, क्लोरोमिथाइल और हाइड्रोजन, क्योंकि हम लोगों ने क्लोरीन यहाँ लगाया, हम लोग इसको देखते हैं, इसको नहीं देखते, बट यहाँ क्लोरीन अटैच होने से ये एसिमेट्रिक हो गया, तो इसके 2 आइसोमर्स हो जाएंगे। इसमें आओगे ये दोनों सेम हो गए, तो कोई भी एसिमेट्रिक नहीं है, एक ही काउंट होगा। इस वाले केस में ये कार्बन एटम एसिमेट्रिक है, मिथाइल क्लोरो हाइड्रोजन आइसोप्रोपाइल, इसके 2 काउंट होंगे। इसमें कोई भी एटम एसिमेट्रिक नहीं है, तो एक ही काउंट होगा, और इसमें भी कोई एसिमेट्रिक नहीं है, तो एक ही काउंट होगा। 3 4 6 7 9 10 11, तो इसी का आई गेस एक स्किप हुआ होगा, तो कॉमन एरर जो है वही कर रहे हो, कुछ गलतियां अलग नहीं कर रहे हो। तो जब भी कहीं पे कुछ अटैच करो, सारे एटम्स को चेक करो।
एन ब्यूटेन ही है, बट अब इसमें डाइक्लोरिनेशन करना है। चलो देखते हैं। एन ब्यूटेन लेते हैं, तो एन ब्यूटेन में डाइक्लोरिनेशन करना है। अब डाइक्लोरिनेशन में जो क्लोरीन है सेम कार्बन पे हो सकता है या डिफरेंट कार्बन पे हो सकता है, पहले सेम वाले देख लेते हैं। सो 1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन, तो वैसे डायहैलाइड जिसमें हेलोजन एटम सेम कार्बन पे होता है कॉल्ड विसिनल डायहैलाइड, सॉरी जेमिनल डायहैलाइड। तो ये एक टाइप का जेमिनल डायहैलाइड। जस्ट अभी स्ट्रक्चर बना है इसलिए स्टेट कर देते ताकि याद रहेगा। बोथ हेलोजन एटम ऑन सेम कार्बन। या फिर दोनों क्लोरीन सेकंड पे अटैच कर सकते हो। सो दिस इज 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। ये दो हो गए। अब एडजेसेंट पे बना सकते हैं, डिफरेंट एटम्स पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये 1,2 डाइक्लोरोब्यूटेन हो सकता है। यहाँ पे ये एडजेसेंट पे, दिस इज कॉल्ड विसिनल डायहैलाइड। इसका मतलब होता है बोथ हेलोजन एटम ऑन एडजेसेंट कार्बन। वन थ्री डाइक्लोरोब्यूटेन। या फिर 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन। या फिर 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पे ये 6 स्ट्रक्चर्स बने हैं। फिर इसमें स्टीरियो आइसोमर्स चेक करना है तुम्हें। तो पहले वाले केस में कोई भी एसिमेट्रिक एटम नहीं है, दो क्लोरीन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तो एक ही काउंट होगा। नेक्स्ट वाले में भी कोई एसिमेट्रिक नहीं दिख रहा है, तो एक ही काउंट होगा। इसमें आओगे तो यहाँ पे ये कार्बन एटम एसिमेट्रिक है, एक ही एसिमेट्रिक एटम है, तो दो आइसोमर्स हो जाएंगे, एक डी फॉर्म एक एल फॉर्म, तो उसके लिए 2 काउंट होगा। इसमें भी अगर देखो तो ये कार्बन एटम एसिमेट्रिक है, तो उसके लिए भी 2 काउंट होंगे। नेक्स्ट इस पे आता है, इसमें कोई भी एसिमेट्रिक नहीं है, तो एक ही काउंट होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पे जब आता है तो यहाँ पे 2 एसिमेट्रिक एटम्स हैं। दो एसिमेट्रिक एटम्स है और प्लस यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो 2 एसिमेट्रिक होने के चलते 2 के पावर में 2 कर दोगे 4 हो जाएगा, बट वो रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे पीओएस है, तो पीओएस वाले में अलग इक्वेशन था। तो इसके लिए आइसोमर्स 3 बनेंगे, डी और एल फॉर्म 2 और एक इजो कंपाउंड बनेगा। अब ऐड करके देखो 10 बन रहे। चेक कर दो कहाँ पे केमिस्ट्री हुआ। क्या इसमें लग रहा है कि और कुछ होना चाहिए तो बताओ। कैसे तो और बन रहे हैं, तुम्हारे भी बहुत एक्स्ट्रा बन रहे हैं। जो कंपाउंड उसमें इंक्लूड नहीं किया हमारा 2,4 डाइक्लोरोब्यूटेन पानी पे जो है।
ammonia isomers are possible upon monochlorination of methyl cyclohexane. तो देखते हैं मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनाना है पहले। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन ऐसा होगा, अब इस पे मोनोक्लोरिनेशन करना है, तो मोनोक्लोरिनेशन करना है CH2Cl, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये होगा, और एक ये होगा। ये बन पाएगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल बने 5। अब इसमें तुम्हें ढूंढने स्टीरियोआइसोमर्स। स्टीरियोआइसोमर्स में रिंग पे जब जाते हो तो रिंग पे जहां पे तुम्हें दो डिफरेंट ग्रुप्स दिखे, जैसे यहाँ पे दो डिफरेंट ग्रुप्स दिखे, तो वहां से दो हाफ कर दो डायरेक्ट। अगर तुम्हें ये दोनों हाफ इनको एक्सक्लूड करके अलग मिलते हैं तो उस केस में वो एसिमेट्रिक कार्बन होगा, नहीं मिलते हैं तो नहीं होगा। तो क्या ये दोनों हाफ अलग अलग हैं, एक जैसे हैं, तो कोई एसिमेट्री नहीं है, तो इसका एक ही आइसोमर है। फिर से यहाँ पे दो डिफरेंट कार्बन दिखे, दो डिफरेंट ग्रुप्स दिखे, दो हाफ कर दिया, क्या ये दोनों हाफ अलग हैं, नहीं है, स्टिल सेम है, तो एक ही आइसोमर होगा। अब यहाँ पे CH3H और Cl और H, इस पे भी दो डिफरेंट है, इस पे भी दो डिफरेंट है, तो यहाँ से पहले दो हाफ करो, क्या ये हाफ और ये हाफ एक जैसा है, नहीं है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। क्या ये हाफ और ये हाफ एक जैसा है, नहीं, क्योंकि इस हाफ में ये ग्रुप भी आ रहा है बट इस हाफ में ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, तो ये भी एसिमेट्रिक है। तो कितने एसिमेट्रिक हो गए, दो एसिमेट्रिक एटम हो गए। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे कोई है, कहीं से दो हाफ बन सकता है क्या, ये किसी प्लेस से कट करके दो हाफ बना सकते हो, इक्वल हाफ, दो इक्वल हाफ नहीं बनेगा, तो नहीं है, मतलब अनसिमेट्रिकल हो गया और दो एसिमेट्रिक एटम है, तो 2 के पावर में 2, इसके आइसोमर्स 4 हो जाएंगे। सिस ट्रांस के वे में अंडरस्टैंड करो तो इसमें एक सिस फॉर्म बनेगा, एक ट्रांस फॉर्म बनेगा, सिस का इमेज बना और ट्रांस का इमेज बना, तो 4 स्त्री होगी। फिर इस पे आते हैं, इस पे भी दो डिफरेंट, इस पे भी दो डिफरेंट, यहां से हाफ करो, क्या ये हाफ और ये हाफ एक जैसा है, दोनों डिफरेंट हाफ है, तो एसिमेट्रिक हो गया। फिर यहां से हाफ कर दो, क्या ये हाफ और ये हाफ एक जैसा है, नहीं है, दो डिफरेंट हो गए। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कहीं पे, कुछ कोई सिमेट्री नहीं है, दो इक्वल हाफ इसमें भी नहीं कर सकते हो, तो इसमें भी 4 आइसोमर्स होंगे, 2 के पावर में 2, सिस ट्रांस और उनके इमेजेस। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहां से अगर करेंगे तो यहां से एक प्लेन तो ऐसा पास हो जाता है बीच से डायरेक्ट, दो डिफरेंट है, बट इसमें सिस ट्रांस हो सकता है, सिस और ट्रांस होगा बट उसके इमेजेस नहीं होंगे क्योंकि प्लेन पास कर जाएगा बीच से, तो इसमें 4 के बजाय 2 ही काउंट होगा, क्योंकि इमेजेस अलग से काउंट नहीं होंगे। तो ये कंपाउंड हो कैसे गए, इजो कंपाउंड हो गए, प्लेन है क्योंकि, तो इसलिए 1 2 6 10 एंड 2 12 12 आंसर होगा सर। ये मेन में आया हुआ क्वेश्चन है जी। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि 3D स्पेस में जो ओरिएंटेशन अरेंजमेंट है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग करते हैं। सो टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये दो टाइप का हो सकता है। फर्स्ट वन इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, and second one is absolute configuration.
रिलेटिव वाले में DN-L सिस्टम आता है और एब्सोल्यूट में R&S सिस्टम आता है। तो रिलेटिव वाला जो है ये रेफरेंस स्टैंडर्ड पे बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन द रेफरेंस स्टैंडर्ड glycerol degree it is based on set of rules। तो ये किसी स्टैंडर्ड पे बेस्ड नहीं है, रूल्स पे बेस्ड है कि रूल्स पता है ऐसा ऐसा चेक करना, उसके हिसाब से या तो R फॉर्म होगा या S फॉर्म होगा। ये जो है ये अपने रेफरेंस स्टैंडर्ड पे है। स्टडी के डिफर देखिए उसका स्ट्रक्चर उसका भी यूज है। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को टॉप में रखा हम लोगों ने और ये ऐसा ग्रुप बना। तो अगर OH तुम्हारे पास राइट हैंड साइड में रहा देन इट इज कॉल्ड D फॉर्म। OH ऑन राइट D फॉर्म होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीग्लिसरॉल डिग्री। और वही अगर OH इसका इमेज लोगे तो OH क्या हो गया, राइट पे चला आएगा। OH ऑन लेफ्ट ये हो गया L फॉर्म, तो इसको हम लोग L ग्लिसरॉल डिग्री बोलते हैं। RNS अलग से करेंगे सर। तो ये तो रहा कि अपने पास एसिमेट्रिक एटम पर एक ही OH है, इससे तुमने पता कर लिया। अगर मल्टीपल ऐसे OH रहे तो फिर क्या करेंगे, ये लिख लो पहले फिर उसको बताते हैं। तो ग्लूकोज को जब कंपेयर करेंगे इससे करेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है कि ग्लूकोज के पास मल्टीपल नंबर ऑफ OH के ग्रुप्स हैं एसिमेट्रिक एटम। ये हो गया ना। तो स्मॉल d स्मॉल l जो था दैट वाज ऑप्टिकल एक्टिविटी, वो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। ये सिर्फ अरेंजमेंट पे बेस्ड है, तो यहाँ पे ऐसे आंसर्स कर सकते हो। इफ मल्टीपल OH groups are there, in the compound, then configuration is decided on the basis of OH present on least priority chiral carbon। मतलब जो लास्ट में chiral carbon आ रहा होगा उस पर चेक करते हैं। जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। CHO OH H OH OH and CHOH।
ये अरेंजमेंट है तो यहाँ तो एसिमेट्रिक एटम 4 हैं, इसके हिसाब से D, इसके हिसाब से L, इसके हिसाब से D, इसके हिसाब से D हो गया। तो रूल बता रहा है कि जब भी ऐसा होता है तो लीस्ट प्रायोरिटी वाला जो है उसके पास जाओ। सो 1 2 3 4 5 6 लीस्ट प्रायोरिटी एसिमेट्रिक एटम ये हो गया। तो यहाँ पे अगर चेक करें हम लोग तो ये पूरा पार्ट अगर देखो तो ये बिल्कुल ऐसा ही अरेंजमेंट है इस वे का। तो OH कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? राइट में दिख रहा है। That's why this is called D glucose. तो ये D प्लस ग्लूकोज होता है। D का मतलब लीस्ट प्रायोरिटी पे OH जो है वो राइट साइड में है और प्लस का मतलब ये डेक्स्ट्रोफॉर्म होगा। डेक्स्ट्रोफॉर्म हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली पता किया हुआ है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है तुम्हारा और सिंस ये D फॉर्म है इसलिए ग्लूकोज के साथ D अटैच करते हैं, ग्लूकॉन D, ग्लूकोज D। और इसी का जो इमेज बनाओगे वो L ग्लूकोज हो जाएगा। तुम्हारा बॉडी L ग्लूकोज को ब्रेक नहीं कर सकता है। किसी के पास एनर्जी नहीं है उसका L ग्लूकोज 2 किलो ग्लूकोज पूरा पिएगा उसको कोई एनर्जी नहीं मिलेगी। ये क्या होगा? प्लांट भी मतलब 3 किलो D ही बनाता है। हाँ, तो इसलिए जो ग्लूकोज मार्केट में अवेलेबल भी है दैट इज 99% D ग्लूकोज। थोड़ा बहुत कुछ फॉर्म रहा तो इट्स नॉट। और ग्लूकोज कैसा है कि नॉर्मली जब स्टडी करते हैं, स्टडी की शुगर से बनाते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस करके, बट शुगर का खुद ही प्राइस बहुत हाईयर है और उसका इस्तेमाल भी है, तो उसको यूज करके फिर ग्लूकोज बनाना इट्स अ वेस्ट। तो जो ग्लूकोज मार्केट में अवेलेबल है दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉर्न स्टार्च और मेज स्टार्च, स्टार्च से बनाते हैं। तो कॉर्न बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है, ओके, तो कनाडा पे जाओगे या फिर यूएस में जाओ तो बहुत ह्यूज अमाउंट में है, बस तो वहां से वो बनाते हैं और वही कोट करता है। मतलब 2 3 4 वालों को स्विच भी कर दिया तो फिर वो डिफॉर्म नहीं कर सकते स्विच, वो अलाइनमेंट फिक्स है। वो सब तो मेरे में नहीं कर सकते। नहीं, इमेज बनाओगे तो सब फ्लिप करेंगे उसको। हाँ, पूरा का पूरा इमेज बनेगा, लेकिन स्टिल डी और एल के लिए हम लोग आखिर वाले को देखेंगे। इसमें इसके अलग अलग आइसोमर नहीं बना सकते। बना सकते हो, वो बना सकते हो, बट वो ग्लूकोज वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, जो एग्जिस्ट करता है क्योंकि यहाँ पे एसिमेट्रिक एटम तुम्हारे पास 4 है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई है नहीं, तो नंबर ऑफ आइसोमर्स विल बी 2 to the power 4, 8 बनेंगे। उस 8 में से 2 है डी और एल फॉर्म, जिसमें से डी फॉर्म अपने पास बनता है। तो डी फॉर्म भी एक ही पॉइंट को देख रहा है, बट आरएस तुम हर पॉइंट पे लगा सकते हो। आरएस इज एप्लीकेबल टू ऑल पॉइंट्स, उसके आरएस इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन जेई में था, एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा कौन सा बताओ? तो एनसीईआरटी में डी ग्लूकोज जो उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग है कि उसका जो इमेज बनेगा वो ग्लूकोज होगा। उन्होंने एक केस में क्या किया कि ये सब कुछ सेम रखा, सिर्फ लास्ट वाले को फ्लिप कर दिया, लेकिन एल ग्लूकोज में सिर्फ लास्ट फ्लिप नहीं होगा, पूरा इमेज बनेगा, तो बाकी भी होंगे। तो इंसान को सिर्फ ये पता है कि आखिर वाले को देखते हैं, वो इच राइट रहा तो डी, लेफ्ट में रहा वेल, तो बाकी सबको इग्नोर करके नहीं चेक कर ले तुरंत आउट कर। वो कंफ्यूज नहीं होगा कि दो ऑप्शन में लिख सकते हैं ना कि एक ये वाला है तब भी पहला इंटरेस्ट रहेगा, ऑप्शन पीछे देख सकते हैं। तुरंत ऑप्ट करो और हैप्पी हैप्पी होके जाओ। देखो अगर ऐसा हो कि तुम एग्जाम देने गए हो, तुम्हें फील हो रहा है कि एग्जाम बहुत अच्छा गया है, तुम अपने आप को अच्छा ट्रीट करना चाहते हो, तो इवन बिफोर यू चेक द आंसर्स तुम अपने आप को ट्रीट दे दो, ठीक है? आंसर्स बाद में चेक करना कि शायद वो ट्रीट ना मिल पाए फिर उसके बाद। अब ये सारे स्ट्रक्चर्स होते कैसे, ऐसे हमें कैसे पता किसी में, तो उसके लिए स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, आइसोटोपिक स्टडीज वो सब यूज करके हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि अरेंजमेंट कहाँ पे, किस प्लेस पे क्या अटैच होगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट इमेज तो तुम नहीं ऑब्टेन कर सकते, इट्स अ वे टू अंडरस्टैंड।
अब जैसे ये स्ट्रक्चर तुमने बनाया तो ग्लूकोज सिर्फ इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ग्लूकोज 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसका, और उसके दो क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। क्लोज चेन स्ट्रक्चर में अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, मेल्टिंग पॉइंट उनका अलग अलग होता है, एंड दे आर कॉल्ड एनोमर्स। एनोमर्स में क्या होगा कि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इसका, मतलब यही ग्लूकोज इसके अलावा और जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो, यहाँ पे OH राइट में आ सकता है, उसके बाद वाला फिर राइट में ही था, उसके बाद वाला लेफ्ट में था, उसके बाद वाला ये राइट में था, और यहाँ का जो ऑक्सीजन था वो यहाँ से बॉन्ड बना रहा है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, और इसको हम लोग अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट है ये एनोमरिक कार्बन है, दिस इज एनोमरिक कार्बन। बट इसको समझने के लिए जो रिएक्शन होता है वो भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो एल्डिहाइड कीटोन में आएगा, हेमिस्टल फॉर्म है ये। तो ये OH अगर राइट में रहता है तो अल्फा, और लेफ्ट में रहता है तो बीटा। तो ग्लूकोज वो, ये और ये OH जब इधर आएगा उस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 3 फॉर्म्स। ये सब मतलब ये सब डाइजेस्ट नहीं, मतलब ग्लूकोज जो तुम इंजेस्ट करते हो वो इन 3 फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज मतलब एक से डिफाइन नहीं कर सकते। ग्लूकोज की जितनी प्रॉपर्टीज सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करती, वो डिफाइन नहीं कर पाता है। तो हम लोग जब चेक कर रहे हैं तो वी हैव टू प्रपोज कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर भी वहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे प्रोटीन्स में जाओगे तो प्रोटीन्स में अल्फा अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड के 20 टाइप है, जिसमें से इन जनरल 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए जो तुम्हारा बॉडी नहीं क्रिएट कर सकता है, यू हैव टू इंक्लूड देम इन योर डाइट। नॉन एसेंशियल वो है जो तुम्हारा बॉडी क्रिएट कर सकता है। और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो होता है उससे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते जाते हैं। तो जनरल जो डेफिनेशन इट सेज कि more than 100 units or residues of alpha amino acids attached together and having a molar mass of 10,000 U or more is called a protein. But ऐसे proteins भी हैं जिसमें 100 से less units होते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, उसमें 51 यूनिट्स ही होते हैं, बट स्टिल वो प्रोटीन है क्योंकि उसका बिहेवियर वो दिखाता है। फिर अब जो प्रोटीन बना सीक्वेंस से अटैच हो गया, तो सीक्वेंस अटैच हो गया तो प्राइमरी सीक्वेंस पे डिपेंड करता है वो प्रोटीन क्या है, वही पीस है, बस कॉम्बिनेशन अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो तुमने 2 प्रोटीन लिया और उसको जब आपस में अटैच करोगे इट विल बी कॉल्ड डाइपेप्टाइड, मतलब 2 अमीनो एसिड अटैच हुए, एक पेप्टाइड बॉन्ड है, वो डाइपेप्टाइड है। तो प्रोटीन जो होते हैं दे आर पॉलीपेप्टाइड्स, मल्टीपल अमीनो एसिड्स आपस में अटैच होंगे, तो पॉलीपेप्टाइड का चेन बना है। अब वो चेन जो बना वो स्ट्रेट चेन ऐसा बन गया, फिर वो क्या हो गया, बहुत लॉन्ग चेन बन गया, तो वो फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे, तो क्लीट के जैसा बन जाएगा, जैसे क्लीट्स जो पेपर को फोल्ड करते हो, तो जो फोल्ड करके जो बना इट इज कॉल्ड प्लीट्स, पेज को उन्होंने वो किया फोल्ड। या फिर हेलिक्स स्ट्रक्चर बन सकता है, बीटा प्लीटेड या अल्फा हेलिक्स, हेलिकल स्ट्रक्चर में अरेंज हो सकता है। वो चेन और लॉन्ग हुआ तो वो चेन्स फोल्ड करना स्टार्ट करेगी, तो जो हेलिक्स बना या प्लीट बना दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वो जब फोल्ड हुआ उससे बना फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर, और ऐसे मल्टीपल टर्शियरी स्ट्रक्चर जब आपस में इंटैंगल हो गए एक दूसरे के साथ, वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो हेमोग्लोबिन में ये चारों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं। उसके बीच में हेमे ग्रुप है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, वो तुम्हारे ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके हर पार्ट में जाता है। अब ये प्रोटीन्स को अगर मान लो तुमने हीट दिया या टेम्परेचर दिया तो वो क्या होगा, डीनेचर हो जाता है। जैसे एग के अंदर एल्ब्यूमिन है, तो एग के अंदर में जो प्रोटीन है जब बॉईल करोगे उसको, तो वहां पे क्या होगा कि उसका सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो अनकॉइल हो जाएगा। अनकॉइल हो गया तो ओपन हो गया वो, अब ओपन होने के चलते जो बायोलॉजिकल फंक्शन है इट विल बी लॉस्ट।
सिर्फ जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसका वो इंटैक्ट रहता है। तो हीट टेम्परेचर बदलने से प्रोटीन का सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर घट सकता है, तो जो उसका एक्टिविटी था वो काम नहीं करेगा, सिर्फ जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उतना ही बचेगा। और एक का केस इसलिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि एक इनिशियली कैसा वो लिक्विड था, बॉयल किया तो क्या हो गया, तो एंट्रोपी क्या हुई होगी, सॉलिड बन गया काइंड ऑफ, तो एंट्रोपी डिक्रीज हुई होगी, बट वहां एंट्रोपी इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले वो बॉयल था वो अनबॉयल हो गया, तो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो एक ऐसा केस है जहां पे लिक्विड से सॉलिड बना बट एंट्रोपी इंक्रीज हुई, डिक्रीज नहीं। एक्सेप्शन नहीं, जस्ट अदर अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्शन का है, कोई एक्सेप्शन नहीं। एक्सेप्शन कुछ होता ही नहीं है, बोलना ही नहीं कि एक्सेप्शन है, बदनाम कर रखा लोग ने।